बता रहा है ना। स्टार्ट करना है सर। आप भी कॉल करता हूँ, आप भी अनम्यूट हो जाइए। करती हूँ स्टार्ट। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मौल्लिमा सैयद सादिया अबरार अली MCGM ऑनलाइन एजुकेशन लेक्चर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारा उर्दू का पीरियड है। देखिए बेटा, तस्वीर में आपको मुख्तलिफ मकामात नज़र आ रहे हैं। इसमें कुछ जो है तारीखी मकामात हैं, तारीखी इमारतें हैं, पहाड़ी मकामात हैं, साहिली किनारे हैं, दिलकश कुदरती मनाजिर हैं। ये तमाम के तमाम हमारे भारत के खूबसूरत मनाजिर हैं, तफरीही मकामात हैं। इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह आते हैं। अक्सर लोग जो है ना बेटा, सुकून और तफरीह के लिए इन मकामात पर घूमने जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं। आप बताइए, आप में से किसी बच्चे ने कभी किसी तारीखी मकाम की सैर की है क्या बेटा? बताइए, बच्चों में किसी किसी ने किया है सैर? कभी आपने कोई पहाड़ी मकाम देखा है? कभी कोई साहिल समंदर देखा है आपने? तो बताइए मुझे। यस टीचर, पहाड़ी मकाम देखे हैं। नाम बताओगे जगह का बेटा? हाजी मलंग। वेरी गुड। और किसी बच्चे ने कोई और मकाम देखा है, पहाड़ी मकाम? हाँ टीचर, तारागढ़ पहाड़ भी गए थे। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, और साहिल समंदर किसी बच्चे ने देखा है? ऐसे मकाम जो समुद्र के किनारे होते हैं। बोलिए बच्चों, किसी ने देखा है तो बताइए मुझे भी। टीचर, आना सागर भी देखे थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये इस तरह के मकामात पर जो है हम जाते हैं सुकून और तफरीह के लिए। हम शहरों में रहते हैं ना, तो शहरों की भाग दौड़ रहती है, वहाँ के काम धंधे, इनसे हम बेजार हो जाते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं और माहौल पॉल्यूटेड होता है, पूरा पॉल्यूशन होता है, आलूदगी पाई जाती है शहरों में। तो अक्सर छुट्टियों में जो है हम सुकून की तलाश में ऐसे मकामात की तरफ चले जाते हैं। मैं भी कई मकामात पे गई हूँ बेटा। मैंने भी तारीखी इमारतें देखी हैं, साहिल समुद्री किनारे देखे हैं, पहाड़ी मकामात देखे हैं। वहाँ जाकर वहाँ की पुरफ़िज़ा हवा में बहुत बेहतर मालूम पड़ता है। आज हम जो है एक पहाड़ी मकाम ऊटी की सैर करेंगे। पिछले सबक में आपने थोड़ा-सा पढ़ा है, उसी का हम इरादा करते हुए, उस सबक को लेते हुए हम आगे-आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मैं बहुत सारी तस्वीर लेकर आई हूँ। दिखाते हुए आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग लेसन है बहुत ज़्यादा। ये एक सफ़रनामा है बेटा। सफ़रनामा क्या होता है? सफ़र जो होता है ना बेटा, ये अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, जिसके मानी है मुसाफ़िर करना। अब सफ़रनामा लिखने का मकसद क्या होता है? अपने तजुर्बात व ख़यालात से लोगों को वाकिफ़ करवाना, उनको आगही देना। आम इंसान जो है हर जगह जा नहीं सकता है, अगर जो इंसान, तो उसको हम सफ़रनामा लिख कर, सफ़र की दास्तान सुनाकर उस जगह के बारे में मालूमात फ़राहम करते हैं। तो ये सफ़रनामा जो होता है, सफ़र करने वाले के तासुरात, हालात और कवायफ पर मुश्तमिल होता है। तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी शिशुम जमात की दरसी किताब है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और ये हमारा सबक है, जो सफ़ा नंबर 50 सफ़ा नंबर 52 तक दिया गया है, ऊटी की सैर। इसमें भी 4 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। मज़ीद तस्वीर आपकी टीचर आपके लिए लेकर आई है।
देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, देख रहे हैं आप सामने पहाड़ नजर आ रहा है, सामने फूलों का बाग है। ये इस तस्वीर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि फौरन हम इस मकाम की जानिब चलें और इस मकाम को देखें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सबक की जानिब, ऊटी की सैर, और ऊटी की सैर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली बात, ये सबक जो बेटा इदारे की जानिब से शामिल किया गया है, तो यहाँ इसलिए मुसन्निफ का नाम नहीं है हमारे पास। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है इस सबक में। घर के यकसा माहौल से जब आदमी उकता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने और नए मकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द और खूबसूरत मकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफजा मकाम है। वहां के पहाड़ अगरचे कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, मगर बुलंदी की वजह से ऊटी बहुत सर्द मकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाज़िर निहायत खूबसूरत हैं। आइए अब हम इस सबक में ऊटी की सैर करते हैं। देखिए बेटा, नक्शा लेकर आई हूं मैं आपके लिए। सबसे पहले तो हमारा भारत का नक्शा देखेंगे आप, हमारा इंडिया। तमाम रियासतें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसमें लाल रंग से जो रियासत नजर आ रही है इंतहाई जुनूब की जानिब, वो रियासत है तमिलनाडु। तमिलनाडु। और यहाँ बाजू में देखिए एक खाली नक्शा दिखाया गया है, उसमें आपको सिर्फ लाल रंग से यहाँ पर तमिलनाडु रियासत दिखाई गई है। इस रियासत के अंदर जो है ऊटी है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए तमिलनाडु रियासत का यहाँ पर नक्शा है, उसमें आपको नीलगिरी नजर आ रहा है, लाल रंग से उसको सर्कल किया हुआ है, नीलगिरीज लिखा हुआ है। तो ये नीलगिरी इसका डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु रियासत का एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिला नीलगिरी है। और उसके बाजू वाले नक्शे में आपको ऊटी नजर आ रहा है, WOTY ऊटी। देखिए ये जिस जगह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये ऊटी तमिलनाडु रियासत के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है और ये एक सेहत अफजा मकाम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सबक की जानिब। बगौर सुनना है आपको, समझना है, तस्वीर को देखना है और सबक को एंजॉय करना है। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मकाम है। सेहत अफजा से मुराद होती बेटा सेहत बढ़ाने वाला, तंदुरुस्ती के लिए मुफीद मकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ ये शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। इस जुमले को बगौर ध्यान में रखें कि इस शहर को सयाहों की जन्नत भी कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। यानी जब सफर करते हैं तो आमतौर पर लोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जाते हैं। बेंगलुरु से 300 किलोमीटर ये दूर है। तो वहाँ मैंने भी बेटा ऊटी की सैर की हूँ। जब हम कर्नाटक पहुँचते हैं बेंगलुरु, वहाँ से जब हम ऊटी के लिए निकलते तो रास्ते में पहले मैसूर पहुँचता है। यानी लोग जब वहाँ सयाह जब वहाँ जाते हैं तो बेंगलोर, मैसूर और ऊटी, पहले बेंगलुरु को बेंगलोर कहते थे, आज भी कहीं कहीं बेंगलोर कहा जाता है। तो बेंगलुरु, मैसूर और ऊटी तीनों जगहों को लोग एक साथ घूमते हैं, ऐसे होता है। तब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ चिड़िया का महल और चिड़ियाघर और राजा का महल। देखिए यहाँ चिड़ियाघर की तस्वीर है, ये इसका दाखिली गेट है। और यहाँ पर जो है बहुत बड़े रकबे पर ये फैला हुआ है। मैसूर का जो चिड़ियाघर है ये 157 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। चिड़ियाघर क्या होता है? जहाँ पर जानवरों को, परिंदों को रखा जाता है और लोग देखने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये इतने बड़े रकबे पर फैला हुआ है, 157 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है ये, और भारत के कदीम और मशहूर चिड़ियाघरों में से एक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजा का महल। ये महल जो है कितनी रोशनी की गई है वहां पर, देखिए बहुत ही मशहूर महल है ये। मैसूर के जो कृष्ण राजा वाडियार चाहरुम थे, उनका ये महल है और बहुत बहुत ही आलीशान महल है। जब भी लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं ना, तो उस जगह को जरूर देखते हैं, इन दोनों जगहों को, मैसूर में।
एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जो ऊटी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऊटी को उडगा मंडलम भी कहा जाता है। उडगा मंडलम के नाम से वहां का रेलवे स्टेशन है और वो नाम भी नक्शे में लिखा होता है, तो आप जब कभी नक्शा देखें तो कंफ्यूज ना हो। ऊटी और उडगा मंडलम एक ही जगह के नाम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगापटन को देखा। वहां अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। जब ये गुजर रहे थे बेंगलुरु से, निकले ये लोग मैसूर की तरफ, रास्ता पड़ा, मैसूर रास्ते में पड़ा, तो वहां इन्होंने देखा टीपू सुल्तान शहीद का शहर श्रीरंगापटन। ये एक किला है, लेकिन वहां अभी किले की वीरानी के सिवा कुछ बाकी नहीं है। हाँ, टीपू सुल्तान की जो बनाई हुई मस्जिद और मंदिर है वो आज भी माजी की, यानी पुराने जमाने की, गुज़िश्ता जमाने की कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद और सुल्तान की रवादारी, रवादारी से मुराद है सबके साथ यकसा सलूक, उसका ऐलान कर रहे हैं। यानी उसका एक सबूत है वो, कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने तमाम मज़ाहिब वालों के लिए काम किए थे, वो सबूत हमको वहां से मिलता है। टीपू सुल्तान जी को शेर मैसूर के नाम से भी याद किया जाता है। देखिए ये तस्वीर है, ये श्रीरंगापटन का किला है जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। आज जो है ये हमें खंडर लगता है, लेकिन जिस वक्त उनकी हुकूमत थी यहाँ पर, उस वक्त ये बहुत ही आलीशान हुआ करता था। हमने उनके मकबरे की भी जियारत की, जहाँ टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। मकबरा क्या होता है बच्चों? वो इमारत जो कब्र पर बनाई जाती है, जिसे मजार भी कहते हैं। तो वहां पर इनका मकबरा बना हुआ है और वहां पर टीपू सुल्तान की कब्र है, साथ में उनके वालिद साहब हैदर अली की कब्र है, और उसी के साथ उनकी वालिदा, यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया, मैं आपको बताते चलती हूँ। उनकी वालिदा का नाम था फातिमा फखरुन्निसा, उनकी भी कब्र है वहां पर। और आमतौर पर जो है, अब यहाँ पे एक लफ्ज आया जियारत। जियारत लफ्ज कहाँ इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ऐसे मकाम के लिए या जगह के लिए जहाँ पर हम अकीदत और ताजीम के साथ जाते हैं। तो इस तरह से इनकी जियारत जो है, इनकी मकबरे की जियारत मुसन्निफ ने यहाँ पर की। ये देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, मकबरे की इमारत है और साथ ही साथ तीनों की कब्र की जियारत अरे आप उस कर दिन सकते हैं यहाँ वो पर। पेन ड्राइव लेके गए थे ना वहां पे, तो उनके देखें यहाँ सिस्टम में, पर, यानी बीएमसी के, देखो हर कंप्यूटर में उन लोग क्या रहता है, एंटीवायरस नहीं डाल रहे चलिए क्या? अब आगे बढ़ते हैं। दुनिया का मशहूर वृंदावन पूरा गार्डन यहाँ ब्लॉक से हो गए थे, करीब यानी है, पूरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा जहाँ था। मौसीकी पर रक्स करने वो अपने वाले को यानी वो पानी के क्या बोलेंगे, फव्वारों वो को चेंज करना है देखकर ना दिल अपना बाग बाग हो जाता है। अब आईडी दुनिया ट्रांसफर कर का रहा है ना। मशहूर वृंदावन आज गार्डन, वापस लेकर आप आज जाते वक्त जाऊंगा वृंदावन वापस। गार्डन जो है आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन ये हाँ, बहुत कल ही नहीं गया था, मशहूर है असल में घर दुनिया में भर काम में। चल रहा है मुझे कुछ ना, समझ रास्ते में में नहीं नहीं आ हुआ। रहा है, दो आवाज आ रही है। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहाँ मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। बेटा वृंदावन गार्डन ये मैसूर का ऐसा गार्डन है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो फव्वारे हैं वो मौसीकी पर रक्स करते हैं। मौसीकी कहते हैं म्यूजिक को, और रक्स करना यानी नाचना। वहां पर शाम के वक्त म्यूजिक शुरू होती है और तो मौसीकी पर जो है ये फव्वारे नाचते हैं, और कलर भी होता है, रंग भी नजर आता है, लाइट होती है उनके ऊपर, रंगों की लाइट उनके ऊपर पड़ती है और ये फव्वारे कमरे सुंदर इस तरह से रक्स करते रहते हैं। तो ऐसे पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। दिल बाग बाग हो जाना यानी दिल खुश हो जाना, बहुत खुश हो जाना। ये देखिए बेटा, ये है वृंदावन गार्डन मैसूर का, और उस पर बाजू में आपको दिख रहा है मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारे। चले गए। बहुत ही खूबसूरत होता है ये। और एक बात आपको बताते चलूं बेटा यहाँ पर, कि बहुत सारी फिल्मों के जो गीत हैं और मनाजिर हैं यहाँ पर फिल्माए जाते हैं। बहुत सारी फिल्मों में है वृंदावन गार्डन के मनाजिर। जब कभी आप फिल्म देखेंगे ना तो आपको वहां पर नजर आएगा ये सब। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी।
रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। ऊटी की म्यूट कर दे। चलिए, मैंने म्यूट किया है बेटा, आप लोगों को बहुत शोर आ रहा था। अब अगले पड़ाव पर पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। यानी अब ये लोग मैसूर से आगे बढ़ चले हैं, मैसूर से आगे निकले हैं। अब दोनों तरफ जो है दूर दूर तक फैले हुए जंगल हैं, वहां से गाड़ी गुजर रही है। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लिबास जैप्तन किए हुए सिहर अंगेज समा जो है पेश कर रही है। देखिए, अब पड़ाव के मानी होते हैं मंजिल। तो अब ये टैक्सी आगे निकली है, ये जा रहे हैं ऊटी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक जो है जंगलों से गाड़ी गुजर रही है, फैले हुए जंगल हैं। कहते हैं अल्लाह तेरी कुदरत, इधर देखो जमीन सब्ज लिबास जैप्तन किए हुए सिहर अंगे समा पे। सब्ज लिबास जैप्तन करना, सब्ज कलर होता है, हरा रंग होता है। तो बोल रहे हैं कि हरा रंग पहने हुए जो है जमीन सिहर अंगे समा, जादू भरा समा एक पेश कर रही है, जिसे देखकर जो है दिल बाग बाग हो जा रहा है, बहुत खुश हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह तेरी कुदरत, ये जो फिक्रा है इससे हमें क्या मालूम होता है? यहाँ कुदरत से मुराद है अल्लाह ताला की सिफत और ताकत या शान, वो ताकत जिससे दुनिया में हर चीज पैदा होती है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, किस तरह से उनकी गाड़ी जो है गुजर रही है ऊटी पहुंचने के लिए, और दोनों तरफ जंगल है। कितना खूबसूरत मंजर है ना बच्चों, देखकर अपना दिल लुभा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम भी यहाँ घूमने के लिए चले जाएं। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय न कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है, मामन कहते हैं पनागाह को। ये बंडीपुर जो है ये एक पूरा बड़ा इलाका है, ये जंगली जानवरों का मामन है, पनागाह है। यहाँ पर जो है ना बेटा, आराम से जंगली जानवर घूमते होते हैं, और यहाँ पे शिकार करने की इजाजत नहीं है इस जगह पर। जंगली जानवर हर जगह घूमते हुए खुलेआम नजर आते हैं, चाहे वो शेर ले लो, हाथी ले लो, हिरन हिरन खरगोश, हर तरह के जानवर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर परिंदे भी हैं, खुलेआम सब घूमते रहते हैं, उनको यहाँ पे हम शिकार नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। खास जानवरों के लिए इलाका फिक्स किया गया है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हिरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं। परिंदे भी यहाँ कई अकसाम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोचता रह जाता है कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। इन्हें बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ का। मैंने ऊटी का सफर किया है, तो ये सब इलाका मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं इस जगह से वाकिफ हूँ। यहाँ पर भी अक्सर औकात बेटा वीडियो शूटिंग होती है फिल्मों की, इस बंडीपुर के इलाके में भी, क्योंकि पूरा जंगलात का इलाका है और जानवर ऐसे रास्ते पर घूमते हुए नजर आते हैं हमको। हमारी अगर बस वहां से गुजरती है तो बस के सामने भी हम देख सकते हैं, या किनारे किनारे हमको कुछ नजर आ जाता है। इस तरह का यहाँ पे माहौल है। वहां पे किसी जानवर को इंसान का डर नहीं है, परिंदों को डर नहीं, क्योंकि वहां शिकार करने की परमिशन नहीं है और किसी को वहां रुकने की परमिशन नहीं है। जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो वो लोग स्पेशल परमिशन लेके यहाँ पे शूटिंग करते हैं। देखिए ये इलाका, देख रहे हैं आप बंडीपुर का इलाका, किस तरह से सामने से जो है जानवर गुजर, गाड़ी आ रही है, उनको डर नहीं है, वो भाग नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है यहाँ उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। देखिए, जब भी हम अगर कोई पहाड़ी मकाम की सैर करते, पहाड़ पर जो जाने का रास्ता होता है वो पहाड़ के इतराफ में गोल 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 घूमकर वो रास्ता ऊपर जाता है। आपको पता होगा, जो बच्चे कहीं भी गए हैं छोटे मोटे पहाड़ पर भी, तो गाड़ी के जाने का जो रोड बना होता है, रास्ता बना होता है, वैसे पहाड़ के तरफ गोल गोल घूमते हुए रास्ता ऊपर जाता है। यस टीचर। इसी बात को यहाँ बताया गया है कि रास्ता बल लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। ये पुरपेच रास्ता, पुरपेच यानी पेचदार घुमाव वाला रास्ता, नीलगिरी पहाड़ की इंतहाई चोटी पर बसे ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया था। इंतहाई चोटी का मतलब होता है बहुत आखिर की चोटी, बहुत ऊपर की चोटी, बहुत आखिर का हिस्सा, जहां पर जो ये रास्ता जा रहा था। इस रास्ते पर दूसरी जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है
गोया हो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, मगर बाहर के दिलकश नज़ारे इस खौफ को ज़ायल भी कर रहे थे, ज़ायल कर रहे थे यानी दूर कर रहे थे, हल्का कर रहे थे इस खौफ को। जब हम पहाड़ी सफ़र करते हैं ना, तो अक्सर औक़ात हमें तबीयत ख़राब लगती है, चक्कर आती है किसी को उल्टी जैसा महसूस होता है। तो ये सब गोल-गोल घूमने वाले रास्ते की वज़ह से होता है। और बाहर देखकर, खाई को देखकर हमें डर भी लगता है कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो ना जाए। लेकिन जब भी हम सफ़र करते हैं, हमें दुआएँ माँगकर सफ़र की शुरुआत करना चाहिए। अल्लाह ताला बहिफ़ाज़त हमारा वो सफ़र अच्छा पूरा करवा देते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, हमको दुआएँ माँगना है और बस दिलकश नज़ारों को देखना है, तो वो खौफ अपने आप जो है दिल से निकल जाता है। देखिए रास्ता दिखाया गया है, कैसा खतरनाक रास्ता है बच्चों, गोल-गोल घूमने वाला, और एक तरफ जो है खाई नज़र आ रही है आपको, अगर यानी कहीं खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो जाए तो वो गाड़ी नज़र भी ना आए। तो लेकिन डरना नहीं है, बाहर के मनाज़िर देखिए कितने अच्छे, हरा-भरा है, पहाड़ है, सब कुछ इसी को देखते रहना है इंसान ने। ऊटी से करीब-करीब एक जगह हमवार रास्ता आया। हमवार रास्ता बराबर रास्ता, यकसां सपाट रास्ता जो होता है। तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। अब देखिए नाश्ता करने के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। इस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे गिरती नज़र आती है। इस आबशार के पानी में घनगरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आँखों को ठंडक पहुँचा रहा था। आँखों को ठंडक पहुँचाना, सुकून पहुँचाना, आँखों को भला महसूस होना। देखिए तस्वीर यहाँ पर इनकी गाड़ी गुजर रही है और किस तरह सामने से जो है आबशार बनकर पानी बह रहा, पानी गिर रहा है। कितना अच्छा मौसम होगा यहाँ का, हम तसव्वुर कर सकते हैं देखते हुए। और दर्जा हरारत भी बहुत ही कम है इस वक्त यहाँ का, देखिए कितना ठंडा-ठंडा मौसम होगा वहाँ पर। दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुँच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। पहुँच चुके हैं अब ये ऊटी, कमरे में पहुँच गए, खाना खा के ये लेटे हुए हैं। खुन्क हवा से आँख जो लगी तो बेखबर सो गए। खुन्क हवा का मतलब होता है ठंडी हवा से। ऊटी का मौसम ठंडा है, दर्जा हरारत वहाँ पे कम होता है, तो ठंडी हवा से इन लोगों की आँख लग गई तो बेखबर सो गए। जब आँख खुली सूरज गुरूब होने के करीब था। गुरूब होने था ना, डूबने वाला था सूरज। जल्दी-जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंज़र देखने के लिए हम पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। सूरज ज़मीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधलका रात के अंधेरे में गुम हो रहा था। यानी जो शाम में हल्का-हल्का अंधेरा होता है, धुंधलका होता है, शाम का हल्का अंधेरा, वो जो है रात के अंधेरे में गुम हो रहा था। मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। आपको पता होगा बेटा, जहाँ पर भी सैयाह जाते हैं, तो सैयाह घूमने के लिए जाते हैं, तो वो लोग रात देर तक जो है इलाके में बाहर घूमते हैं, कुछ सामान की खरीदारी करते हैं, आस-पास की दुकानें देखते हैं, इलाका देखते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर अंधेरा तो हो चुका था, लेकिन फिर भी ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे, क्योंकि लोग वहाँ जो जाते हैं सैयाह, वो पूरे इतराफ का जायज़ा लेते हैं, घूमते-फिरते हैं। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे, यानी ये लोग बातचीत करते रहे। यहाँ पे मैं एक बात बेटा कहना चाहूँगी आपको, यहाँ जो हमने पढ़ा सूरज गुरूब होने के करीब था और सूरज ज़मीन की गोद में छुपा जा रहा था। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप इस बात से वाकिफ़ है जुग्राफिया में कि सूरज कहीं भी नहीं जाता है, गर्दिश करती है ज़मीन सूरज के गिर्द। लेकिन हम कहते हैं सूरज तुलू हुआ, सूरज गुरूब हुआ, तो ये असल बात क्या है बेटा, ज़मीन गर्दिश करती है। जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर सूरज तुलू होता है, जो पीछे गया वहाँ पे सूरज गुरूब हो जाता है। तो जुग्राफियाई अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बात हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मंज़र किस तरह से शाम हो रही है, वहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है। कितना खूबसूरत मंज़र है, आप देख सकते हैं। सुबह आँख खुली तो होटल में बड़ी गहमा-गहमी का आलम था। हर शख्स जल्द से जल्द निकलकर सनराइज़ पॉइंट पहुँचना चाहता था। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक कुछ ज़्यादा ही था। गहमा-गहमी यानी भाग-दौड़ मची हुई थी होटल में, और बच्चों का इश्तियाक यानी शौक कुछ ज़्यादा ही था। सर्दी में ठिठुरते हुए वह हमारे साथ तुलू होते सूरज का मंज़र देखने के लिए आ गए। शफ़क़ की लाली धीरे-धीरे ज़र्द होने लगी और ज़मीन की ओट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखा दिया। परिंदों की चहकार और ठंडी-ठंडी हवा की सरसराहट में ये मंज़र दिल को मोह लेने वाला था। शफ़क़ क्या होती बेटा? वो का इधर पे सूरज छेद कर दिए जो इधर तुलुए आफ़ताब और गुरूब आफ़ताब के वक़्त उफ़क़ पर नमूदार होती है, उसे कहते हैं शफ़क़। परिंदों की चहकार, परिंदों की आवाज़ और ठंडी-ठंडी हवा की सरसराहट, यानी जो हवा चलने की हल्की-हल्की आवाज़ रहती है, वो आवाज़। ये मंज़र दिल को मोह लेने वाला था। हमारे दिल को इस मंज़र ने जो है
मोह लिया, अपनी जानिब पूरी तरह से रागिब कर लिया। अब हम देखते हैं आगे। देखिए ये मंजर है सूरज निकलने के, सनराइज पॉइंट का, जहां पर ये लोग पहुंचे हैं और जहां पर इन लोगों ने सूरज को निकलते हुए देखा है, वहां का मंजर आपको दिखाया गया है यहाँ पर। सूरज निकलने का नजारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। अब ये ऊटी का बहुत ही मशहूर गार्डन है, मैंने भी देखा है ये गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। बाग के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्जाजार नजर आया, जहां फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थी। सदर दरवाजा जो मेन गेट होता है, खुशनुमा, खूबसूरत, दिलकश, सब्जाजार, हरा भरा मैदान, जहां रविश रविश पर, रविश क्या होता है बेटा, बाग के दरमियान बना हुआ चहलकदमी का रास्ता, वहां पर फूलों की रंगीनियां बिखेरती कतारें थी जो फिजा को मुअत्तर करती, मुअत्तर करना है ना खुशबू को फैलाना, फूलों की खुशबू फैल रही थी फिजा में, हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। न जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्जाजार पर चलने फिरने की ममानियत है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं कहीं हरियाली पर दौड़ लगा ही लेते हैं। बच्चों को हरियाली पसंद आती है, बच्चे दौड़ते हैं। देखिए बोटानिकल गार्डन की तस्वीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह रविश बनी हुई है चलने के लिए, कैसे बाजू में दरख्त लगे हुए हैं, यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के फूलों को देख सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत बाग है, मैंने खुद देखा है। यहाँ पर हमको घास पर कदम रखने की इजाजत नहीं है, हमको सिर्फ रवि रास्तों पर ही चलना होता है जो रविश बनी हुई है, क्योंकि किसी ने भी टच नहीं करना है, कहीं पे हाथ नहीं लगाना है, कोई पेड़ पौधे को, फूलों को, वहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं ध्यान रखने के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन बाग है, कभी अगर आप जाएं तो इस जगह को जरूर देखें। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन है ये ऊटी का। इसके पहले मैसूर का जो हमने देखा था जहां मौसीकी वाले फवारे, वो है वृंदावन गार्डन, जहां मौसीकी पर फवारे रुख करते हैं फवारे। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऊटी का है, जो फूलों के लिए मशहूर है, फूलों की खूबसूरती के लिए। इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। अब देखिए नई जगह है डोडा बिट्टा, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी है, ऊटी से बहुत ही करीब है। तो हम भी यहाँ पर गए थे बेटा, हमने भी इस जगह को देखा था। यहाँ से ऊटी और इतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौने की मानी दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब हम जाते हैं ना, तो हमको अगर सर्दियों के मौसम में या बारिश के मौसम में हम गए हैं, तो बादल जो है हमारे साथ साथ हमको नजर आते हैं, पूरे सफेद सफेद बादलों में हम घिरे हुए होते हैं इस जगह जाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहां की मजेदार चाय पीकर दूर किया। हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई ये चाय डोडा बिट्टा का मशहूर मशरूब है। वहां पर बेटा वो लोग फ्री में चाय देते हैं, ग्रीन टी जिसको हम बोलते हैं, हरी पत्तियों वाली चाय वहां पर पिलाई जाती है डोडा बिट्टा में, हमने भी पी है वहां पर जब हम गए थे। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी जियाफत करना, दावत की। और ये हर किसी को पिलाते हैं वो लोग, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो आगे लिखा है, सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। जब मैं गई थी ना बेटा, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो उस वक्त मुझे ग्रीन टी ऐसे टेस्ट में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि उसके फवायद क्या होते हैं, और ये सब जानने के बाद वो चीज अच्छी लगने लगी। देखिए तस्वीर है ये डोडा बिट्टा की, जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी सिलसिले की। टीचर आवाज सही नहीं है। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे। अब ऊटी की अगली एक खास चीज है झील, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा, यानी सीम्ड हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर यह झील इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। झील की सैर के लिए स्टीमर, बादबानी कश्तियां और चप्पू से चलने वाली कश्तियां वहां बआसानी दस्तियाब हैं। हमने एक कश्ती किराए पर ली और मजे ले लेकर झील की सैर करते रहे। यहाँ कारीगरी से मुराद है हुनरमंदी, महारत, यानी यहाँ पर ये लोग अब झील की सैर के लिए निकल पड़े। देखते हैं अब झील हमारी, देखे ये है ऊटी की झील। यहाँ पर कैसे स्टीमर और कश्तियां वगैरह खड़ी हैं, इनमें बैठकर इस झील में लोग राउंड लगाते हैं, सफर करते हैं। अब इस झील की एक और खासियत है, वहां पर एक रेलगाड़ी है झील के किनारे पर। देखिए अब उसके बारे में हम जानते हैं। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और यहाँ है धीमी रफ्तार से पहाड़ के नशेब व फराज में उतरती चढ़ती है। नशेब का मतलब होता है ढलान, उतार जहां पे निचली जानिब उतरती है ट्रेन, और फराज यानी बुलंदी, चढ़ना ऊपर की जानिब। तो यहाँ और नशेब फराज यानी उतार और चढ़ाव।
अब यहाँ पर जो है आमतौर पर रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है। हमने देखा है ट्रेन को 2 पटरियां होती हैं उसमें रेल में, लेकिन इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। क्यों 3 पटरियां हैं वो भी समझ लीजिए। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है, यानी उस पे कुछ ऐसे खांचे बने हुए हैं अलग किस्म के, और हर डब्बे के नीचे इस पर चलने वाला जो पहिया है वो भी दंदानेदार लगाया गया है। यानी जो बीच की जो पटरी दंदानेदार है, तो बीच का जो पहिया है वो दंदानेदार है। वो दोनों खांचे उनके आपस में जुड़ते हैं और तब ये ट्रेन चलती है। इसका फायदा क्या होता है, जब ये ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसा हुआ होता है और गाड़ी को फिसलने से रोकता है। ये गाड़ी इस तरह से फिसलती नहीं है। देखिए ये है वो रेलगाड़ी जो झील के पास ही जिसका स्टेशन है छोटा सा बनाया हुआ है, और इसमें बैठकर जो है वहां इतराफ में सैर करते हैं। हमने भी इसमें सैर की है। ये गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। डब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। यहाँ पर एक कबायली कौम आबाद है, टोडा कौम। हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के ज़माने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज माशरत को नहीं छोड़ा। तर्ज माशरत ज़िंदगी गुजारने का जो फ़न है, उनका तरीका जो है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने अपनी जो तहज़ीब है, जो उनकी तरीका है, उनका तर्ज माशरत है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। वो ज़माने के साथ तब्दील नहीं हुए। काश्तकारी और गल्लाबानी के पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह है। काश्तकारी करना, खेती बाड़ी करना, गल्लाबानी करना, भेड़ बकरियां चढ़ाना, यानी ये पेशों में ये लोग मस्त हैं, मसरूफ हैं। दुनिया की रंगीनियों को इन्होंने नहीं अपनाया है, उनसे बेपरवाह हैं ये। देखिए उनकी झोपड़ियां देख लीजिए, झोपड़ी देख लीजिए आप। यहाँ पर उनकी जो औरतें हैं डांस कर रही, रक्स कर रही हैं। उनका जो इनके कबीले में जो डांस होता है वो यहाँ पर उस कौम की औरतें डांस करके दिखा रही है। उनका पहनावा देखिए कितना अलग है, यानी जमाने के साथ इन्होंने खुद को जरा भी नहीं तब्दील किया है। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी तेल की चंद शीशियां खरीद ली। अब देखिए बेटा, यहाँ के सेब जो है बहुत मशहूर हैं, और यहाँ का नीलगिरी तेल जो है हमें पूरे पूरे वर्ल्ड में मिलता है। ये पूरी दुनिया में हासिल कर सकते हैं हम, लेकिन उसकी हमारे भारत में जो है सबसे ज्यादा नीलगिरी के दरख्त जो है ऊटी में पाए जाते हैं, और वहाँ की खासियत है ये। ऊटी के जो पहाड़ी ढलान है वहां पर चाय के बागात हैं और नीलगिरी के दरख्त हैं। तो यहाँ ऊटी जो है चाय और नीलगिरी के लिए बहुत मशहूर है। हम भी जब वहां पे गए थे तो हम भी वहां से नीलगिरी का तेल लेकर आए थे। वहां पे प्योर तेल मिलता है, एकदम असल तेल होता है वो। तो इन्होंने भी चंद शीशियां खरीद ली। 1:30-2 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। रास्ते में इनको एक मशहूर फिल्मी सनती मरकज मिला जहां पर फिल्मों की शूटिंग की जाती है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ों में फैले हुए हैं। ये जो ऊटी का इलाका जो है, ऊटी के आसपास का इलाका, वहां पे बहुत सारे अनगिनत मनाजिर फिल्माए गए हैं। आप जब कभी जिंदगी में ऊटी आएंगे या आप अगर फिल्मों में देखेंगे तो आप पहचान लेंगे ये ऊटी के मनाजिर है। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, यानी ये ऊटी से आप फिर दोबारा बेंगलुरु जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे। तो इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन से करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। देखिए ये है नीलगिरी के दरख्त जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना, पहाड़ की ढलानों पर चाय के बागात और उसके बीच में लगे हैं नीलगिरी के दरख्त, और बाजू में जो आपको बोतल नजर आ रही है वो है नीलगिरी के तेल की बोतल। अलग अलग ब्रांड की मिलती है, अलग अलग कंपनी की मिलती है। मैंने आपको दिखाने के लिए एक यहाँ पर तस्वीर जमा की है। तो ये दरख्तों के पत्तों से वगैरह से इस चीज को हासिल किया जाता है, और सर्दी जुकाम में और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल इसको करते हैं, और सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अब इसी के साथ मैं अभी कुछ सवालात पूछूंगी आपसे। यहाँ पर हमारा सबक खत्म हो गया। कुछ सवालात आपसे पूछना है। जिस बच्चे को आता है वो रेज हैंड करेगा और सवालात के जवाब देगा। एक साथ जवाब नहीं देंगे वरना क्या होगा, शोर होगा, किसी का भी जवाब मुझे समझ में नहीं आएगा। हमारा पहला सवाल है, ऊटी किस रियासत में वाक़ है बेटा? मैं बोलूं? पहाड़ बेंगलुरु। सोचिए, दोबारा सोचिए। नक्शा दिखाए थे आपको टीचर ने।
टीचर काश्मीर। नक्शे में आपको दिखाया था लाल रंग से जो रियासत लिखी हुई है। टीचर कश्मीर में है। सोचो, तेज से आप तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु। पहले मैंने आप लोगों को नक्शा दिखाया था ताकि आप नक्शे में देख सको आराम से और आपको मालूम पड़े कौन सी रियासत है। तमिलनाडु रियासत नहीं तो तमिलनाडु। तमिलनाडु रियासत में है। नक्शे में आपको दिखाया था मैंने किस जगह पर है, ऊटी, और तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऊटी है। सवाल नंबर 2, सेहत अफजा मकाम ऊटी को और क्या कहते हैं बच्चों? सेहत अफजा मकाम ऊटी को और सयाहों का माविन भी कहते हैं। सयाहों की क्या कहते की हैं? जन्नत, जन्नत, जन्नत भी कहते हैं। सयाहों की जन्नत, सयाहों की जन्नत कहते हैं उसको। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। टीपू सुल्तान के मकबरे में और किसकी कब्रें हैं? उनके वालिद और वालिदैन। उनके वालिद वालिदैन। हाँ, उनके वालिद और वालिद। उनके वालिद हैदर अली साहब और उनकी वालिदा का नाम मैंने आपको बताया था फातिमा फखरुन्निसा, मोहतरमा फातिमा फखरुन्निसा की वालिदा का नाम है। तो इन तीनों की कब्र, उन दोनों की कब्रें उनके साथ वहां पर हैं। अब अगला सवाल, वृंदावन गार्डन किस लिए मशहूर है बच्चों? वो फव्वारों के लिए। फव्वारों के लिए। हाँ, मौसीकी पर रक्स करने वाले फव्वारों। फव्वारे। हाँ, मौसीकी यानी म्यूजिक पर नाचते हैं फव्वारे, म्यूजिक पर रक्स करते हैं, मौसीकी पर रक्स करते हैं, उनके लिए वृंदावन गार्डन बहुत मशहूर है। वेरी गुड। अच्छा, अब सवाल नंबर 5 जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी उससे ताल्लुक रखता है ये सवाल। ऊटी का मशहूर गार्डन कौन सा है? गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। वेरी गुड, गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन। जब कभी भी अगर आप जिंदगी में ऊटी जाएं तो ये गार्डन जरूर जाइएगा, वृंदावन गार्डन भी जाइएगा और बोटेनिकल गार्डन भी जरूर जाइएगा, देखने लायक गार्डन है। अकसाम के फूल है ना बच्चों वहां पर। आप अगर यूट्यूब पर भी डाल के सर्च करोगे तो आपको देखने मिलेगा उस गार्डन का और ज्यादा तस्वीर आपको देखने मिलेगी। चलिए, अब अगला सवाल है, नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बिट्टा। वेरी गुड, जहाँ पर हरी पत्तियों वाली चाय, हाँ जहाँ पर सैयाहों को हरी पत्तियों वाली चाय पिलाते हैं ना बेटा, वही डोडा बिट्टा जो है सबसे ग्रीन टी है। हाँ, ग्रीन टी पिलाई जाती है। आपके टीचर ने भी वहां पर ग्रीन टी पी है। जब हमें आपकी तरह थोड़ी बड़ी थी, कॉलेज में थी, तो हम लोग गए थे, तो पहले तो मुझे लगा कि अरे ये क्या मिल रहा है पीने के लिए, उस वक्त मुझे पसंद नहीं आया था। बाद में मालूम पड़ा कि इसे ग्रीन टी कहते, क्योंकि हम उस वक्त ग्रीन टी इतनी मशहूर नहीं थी ना, ग्रीन टी नहीं पी जाती थी हमारे जमाने में, और हम वहां गए थे तब हमने वहां पर ग्रीन टी पी थी डोडा बिट्टा में। आप भी कभी मौका मिले जरूर जाइएगा, इस जगह का मजा लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताइए आप लोगों को सबक कैसा लगा प्यारे बच्चों? मजा आया देखकर? बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया ना? आपने घर बैठे, हम लोगों ने आज ऊटी की सैर की, घर बैठे आप लोगों ने ऊटी को देख लिया, ऊटी के बारे में मालूमात हासिल कर ली, घूम लिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सबक। अभी मैं आपको ना एक घर काम देना चाहती हूँ, छोटा सा घर काम है, आप लोगों को वो करना है। देखिए, अपने उस्ताद की मदद से वृंदावन गार्डन की मजीद मालूमात हासिल कीजिए और उसकी तस्वीरें भी हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये आप कैसे करोगे बेटा? आप अपने जो आपके क्लास टीचर्स हैं उनकी मदद ले सकते हैं। उसके अलावा मैं भी आपको यहाँ समझा रही हूँ, अगर आप गूगल क्रोम में वृंदावन गार्डन टाइप करोगे तो आपको उसके बारे में पूरी मालूमात वहां पर अंग्रेजी में मिल जाएगी। कौन से टीचर? अगर आपको ट्रांसलेट करना आता है तो वहां पर आप उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके ले सकते हैं। और उसके बेटा ऐप में नहीं, जो गूगल क्रोम जो होता है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो ब्राउजर के अंदर, तो और उसके अलावा यूट्यूब पर भी आप जाके वहां पर भी वृंदावन गार्डन टाइप करोगे तो वहां पर भी आता है। वही गूगल की बात बता रही हूँ ना बेटा। और यूट्यूब से भी आप देख सकते हो, और गूगल पर इमेजेस आप वहां डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके उसको आप अपने पास सेव करके रख सकते हो, चाहे तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो, आप इसकी एल्बम भी बना सकते हो, इस पर प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हो बेटा आप लोग अगर चाहें तो घर काम के तौर पर। यानी एक बुक बना लीजिए, बुक के अंदर आप तस्वीरें वगैरह डाउनलोड करके उसका अगर प्रिंट आउट निकाल सकें। क्या करना है पता है बेटा? तस्वीरें डाउनलोड करना है और आपको तस्वीरों को कोलैक्ट करने आता है क्या? एक साथ सबको जमा 6-8 तस्वीरें एक साथ जोड़ते हैं,
यस टीचर, मोबाइल में हाँ आता है ना, वो ऐप में लेकर करते हैं। तो आप लोग उसको तस्वीरों को वहां पे ले लीजिए, 8-10 तस्वीरों को, और एक साथ उसको उसका कोलाज बना लीजिए और उसको बाद में प्रिंट कीजिए। तो आपको एक ही प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा सिर्फ, यस ठीक है ना। टीचर। और उसको आप लगा के या उसको बाद में कटिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल, उसको अलग अलग पेज पे लगा कर आप उसका एल्बम बना लीजिए। ये आपका घर काम है। और जो मालूमात है वो आप अंग्रेजी में भी ले सकते हैं, गूगल से, उर्दू में भी ले सकते हैं। के दीजिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को ना बेटा ग्रुप में डालूंगी, ग्रुप में आप लोग हो ना, यस टीचर। के व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, मैं वहां पे आप लोगों को नाम लिख के डालूंगी, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ हमारा सबक खत्म हुआ। कौन सी क्लास पढ़ा? मैं अभी इसी के साथ जो है बेटा, मैं 6 पढ़ाती हूँ ना, अभी इसी के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। यहाँ पर मैं घर काम की फोटोज आपको शेयर करूंगी, आप वहां से करिएगा। और इंशाल्लाह ताला आपके जो टीचर्स हैं उनसे भी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले पीरियड में, ठीक है बच्चों। Yes, miss. हाँ।